हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर बदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ जनरल अवेयरनेस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला किसके राष्ट्रपति थे? नाइजीरिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे या दक्षिण अफ्रीका? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। हम बात कर रहे हैं किसकी? नेल्सन मंडेला की। आइए नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी थी। इसका नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला को 1993 में 1993 में शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति में नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में। और इनको मदीबा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मदीबा। मदीबा के नाम से जाना जाता है। साथ में ही और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी की बात करें तो तंजानिया की राजधानी क्या होगी? ये होती है डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोमोमा है, डोडोमा। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हरारे। हरारे। और नाइजीरिया, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अबुजा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में कनिंगम परिपत्र के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया, इसलिए। नेक्स्ट, चंदन किस प्रकार के जंगलों में उगता है? तो इसका सही जवाब क्या है बताइए? ऑप्शन 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जंगलों में उगता है। चंदन एक शुष्क पर्णपाती वन की प्रजाति है जो चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाई जाती है। सवाना, सवाना यह एक घास का मैदान होता है जो कहाँ मिलता है? ये अफ्रीका की आधी सतह, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत के बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ कब था? तो 2 दिसंबर 1946 को, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था और वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था।
और द्वितीय विश्व युद्ध में अंतरिम सरकार के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। कैबिनेट मिशन योजना, अगर इस कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो यह योजना 16 मई और 1946 को कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा दिया गया एक घोषणा पत्र था। वहीं अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद 1950 से और 1952 तक भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति, सभी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये 1947 से 1947 से और 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। कौन रहे थे? उप प्रधानमंत्री। साथ में ही ये प्रथम गृह मंत्री भी रहे थे, प्रथम गृह मंत्री। राजगोपालचारी के बाद में बात करें इनके बारे में तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट, कौन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूंजी विधि। पूंजी विधि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान अलुबर्नी या अब्दुल रज्जाक? तो इसका सही जवाब क्या है? सुलेमान। सुलेमान था विदेशी यात्री जिसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। सुलेमान एक फारसी मुस्लिम व्यापारी थे। कौन थे? फारसी और एक मुस्लिम व्यापारी। जो शुरू में आधुनिक ईरान में सिराबसी थे और उन्होंने भारत और चीन की यात्रा की और 850 ईस्वी के आसपास अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखा था। वहीं अगर मार्को पोलो की बात करें तो इसका जन्म 1254 में हुआ था, 1254 में, और इटली में हुआ था, इटली के वेनिस में। कहाँ हुआ था? इटली के वेनिस में। अलबरूनी की बात करें तो ये अलबरूनी कौन था? अलबरूनी महमूद गजनवी के समकालीन था। ये महमूद गजनवी इसके समकालीन था। वह महमूद के संपर्क में तब आया जब उसने खीवा पर आक्रमण किया था और उसे एक कैदी के रूप में उसके सामने पेश किया गया था। वहीं अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये एक फारसी यात्री था और इस्लामी विद्वान था। वह फारस के तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत थे और इसने देवराज द्वितीय के समय भारत में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। कहाँ का? विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। कब किया था? देवराज द्वितीय के समय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत एक समुदाय को किस आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है? केवल धर्म के आधार पर या फिर धर्म या भाषा या जाति के आधार पर? तो इसका सही जवाब होगा भारत का संविधान परिभाषित नहीं करता है, इसके बारे में परिभाषित नहीं करता है।
हालांकि भारत का संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है और केवल अल्पसंख्यक को संदर्भित करता है और धर्म या भाषा पर आधारित को संदर्भित करता है। संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार विस्तार से वर्णित हैं। राष्ट्रपति आदेश द्वारा 1978 में स्थापित केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक समर्थन दिया गया था। जब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 कब 1992 में, तो अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो इसका सही जवाब है तेज और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तेज और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। और ये इसकी अवधि कब थी? ये 2007 से 2012। और उन दिनों प्रधानमंत्री कौन थे अपने देश के? प्रधानमंत्री भारत देश के, तो ये थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजनहावर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा गोल्फ। यह किससे संबंधित है? गोल्फ से। यहां पर देखिए, टेनिस की बात करें तो टेनिस से कौन कौन से कप संबंधित हैं, ट्रॉफी या कप? तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, उसके बाद में विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, डेविस कप, डेविस कप और होपमैन कप। ये इंपॉर्टेंट है, डेविस होपमैन, होपमैन कप। ये सब किससे संबंधित है? टेनिस से। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम गोल्फ की, तो गोल्फ से देखो आइजनहावर कप हो गया, कनाडा कप, कनाडा कप, राइडर कप, उसके बाद में वॉकर कप। ठीक है, ये सभी गोल्फ से संबंधित हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी? हॉकी की। चलो हॉकी ऑप्शन में नहीं है लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। हॉकी से पहले फुटबॉल के देख लीजिए। फुटबॉल के देखो, आशुतोष ट्रॉफी, आशुतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, डूरंड कप, डूरंड कप हो गया। और इसके बाद में यहां पर रोवर्स कप हो गया, मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, रोवर्स कप भी लिख लो, रोवर्स कप। फुटबॉल से कौन कौन से? आशुतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप। और ये कनाडा से हैं, मतलब गोल्फ से संबंधित है। कनाडा कप, राइडर कप, वॉकर कप। इसके बाद में हॉकी से और देख लेते हैं। हॉकी से, हॉकी से हो गया आगा खान, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बीटन कप, बीटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप, अजलान। उसके बाद बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी।
ये सब हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, बंगला महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेघालय। और इस महोत्सव को सौ ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। सौ ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और ये बांग्ला महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मेघालय में एक पारंपरिक त्योहार है। और यह त्योहार मनाया कब जाता है? तो 12 नवंबर को। ठीक है, 12 नवंबर। और ये 2021 से शुरू हुआ है। यह उत्सव कितने दिन चलता है? तो 2 दिन चलता है, केवल 2 डेज। और यह उत्सव कौन सी जनजाति इस उत्सव को सेलिब्रेट करती है? तो एक जनजाति है जिसका नाम है गारो जनजाति। गारो जनजाति इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना, आदिवासी अपने देवता, इनके एक देवता हैं सालजोंग। इनको प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाते हैं। और ये बंगला त्योहार है, ये परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक होता है। और सर्दियों में आता है, जो खेतों में अच्छे परिणाम लाता है। और यह सूर्य भगवान के सम्मान में भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये इसमें नृत्य, ढोल आदि बांसुरी पर बजाए जाने वाले लोकगीतों की धुन पर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये बांसुरी भैंस के सींगों से बनी होती है इसमें बांसुरी। त्योहार के पहले दिन लोग इसे रगुला नामक समारोह के साथ मनाते हैं। और फिर उत्सव के दूसरे दिन, जिसे कक्कट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कक्कट। उत्सव के दूसरे दिन लोग लंबे अंडाकार आकार के ढोल की ताल पर नृत्य करते समारोह की शुरुआत करते हैं। इस उत्सव में युवा और बूढ़े एक साथ जुड़ते हैं। नृत्य रूप को दामा डगोटा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दामा डगोटा। के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मेघालय में देखो, लोकसभा की सीट कितनी है? 2 हैं। राज्यसभा की सीट 1 है। और यहाँ का राज्य पशु है तेंदुआ। राज्य की 25 सामान्य पहाड़ी मैना। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वल्फकरम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए भारत में पहला कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब है कर्जन के कार्यकाल में। पूरा लॉर्ड कर्जन, ठीक है, बोल देते हैं। ये लॉर्ड लगाते हैं अपने नाम के सामने, क्योंकि खुद को बहुत ज्यादा ऐसा मानते थे भगवान के साथ। बट नहीं लगाया करो, लॉर्ड मत बोला करो इनको। 1880 से 1884 ये इसका कार्यकाल है। और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। इसी कर्जन के टाइम पर क्या और हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन। अच्छा, 7 मई भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। और इसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे। स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में लागू किया गया। इसी के तहत क्या हुआ था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना।
और रेलवे को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे को एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है विधान चंद्र रॉय। इन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह कौन थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्र सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 14 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सेवा भी की थी। और 4 फरवरी 1961 को इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आनंद वहीं अगर हम आनंद जोशी की बात करें तो ये आनंद जोशी भारत की पहली महिला महिला चिकित्सक थी। ये कौन थी? महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला चिकित्सक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसका सही जवाब होगा चावल। चावल खरीफ की फसल है। जो खरीफ की फसल होती है इसको देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलों की उगाई की जाती है और इनकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। सितंबर और अक्टूबर में। इस मौसम के दौरान उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे धान, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। ये सभी क्या हैं? खरीफ की फसलें हैं। अच्छा, रबी की फसलें की बात करें तो रबी की फसलें ये अक्टूबर से और अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती हैं और ये गर्मियों में अप्रैल से जून के महीनों में ये काट ली जाती है। इनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण फसलें आती हैं जैसे जौ, मटर, चना और सरसों। इसी के साथ एक और फसल आती है जायद। जायद की फसल ये रबी और खरीफ के मौसम के बीच गर्मियों के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के रूप में जाना जाता है, तब बोई जाती हैं। और इसमें जो फसलें होती हैं कौन कौन सी होती हैं? तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी और सब्जियां और चारा, ये फसलें होती हैं। ठीक है। गन्ने की बात करें तो गन्ने को भी लगभग में इसी टाइम पे उगाया जाता है। और नहीं, गन्ने को उगने में तो टाइम लगता है, लगभग 1 साल का समय लगता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवान ए अर्ज ये सल्तनत काल में एक सैन्य विभाग था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के ममलूक वंश का 9वां सुल्तान था, बता हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका यही है। 17वां देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं।
नोमैडिक एलिफेंट 2023 का 15वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। उलान बटार, मंगोलिया। कहां पर हुआ है? उलान बटार, मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2023। इसमें भाग लेने के लिए 43 कर्मियों वाली भारतीय सेना की एक टुकड़ी मंगोलिया के लिए रवाना हुई थी। यह दोनों देशों के बीच किया गया 15वां संस्करण था। यह अभ्यास कहाँ हुआ था? उलान बटार में निर्धारित हुआ था। यह भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन, खुशमिजाजी और सौहार्द और मित्रता विकसित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा था? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 पोषण संबंधी जागरूकता, सामर्थ्य और पहुंच के साथ भारत के शीर्ष राज्यों का खुलासा करता है। प्रोटीन का अधिकार अभियान ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा भारत में जागरूकता, सामर्थ्य, पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला राज्य था। नेक्स्ट, टीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्रिस्टीना हाउस ने। लॉस एंजलिस टाइम्स की क्रिस्टीना हाउस ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। उसने एक तंबू में सड़क पर रहने वाली 22 वर्षीय गर्भवती महिला के जीवन में अतरंग रूप से देखने के लिए पुरस्कार जीता। छवियां जो उसकी भावनात्मक भेद्यता दिखाती हैं क्योंकि वह प्रयास करती है और अंततः अपने बच्चे को पालने के संघर्ष को खो देती है। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ भारत का स्थान क्या है? तो सही जवाब है इसका 5वां। अमेरिका का, इसमें अमेरिका का कितना है? अमेरिका का पहला है और चाइना का कौन सा है? दूसरा। ठीक है, अमेरिका के अंदर अरबपतियों की कितनी संख्या है? 92 और चाइना के अंदर कितनी है? 46। उसके बाद में, ठीक है, इतने ध्यान रखना। भारत में, भारत की कितनी संख्या? 5 और है कितनी? 9। कुल 92 महिला अरबपतियों के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है। 46 महिला अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिक सर्वव्यापी 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पारिवारिक संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिलाएं कौन है? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल कौन है? अमीर, भारत की सबसे अमीर महिला। चलो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।